हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे पाचन, और पाचन की प्रक्रिया में हम लोग पिछली वीडियो में मुख में पाचन, जिसमें हम लोगों ने दांत को पढ़ा, जीभ को पढ़ा और उसके साथ ही साथ लार ग्रंथियों को पढ़ा। और अब हम पढ़ने वाले हैं जिसमें हमें पता है कि जब हमारा भोजन मुख में होता है तो उसको बोलस कहते हैं। अब हम उसी कड़ी में आगे बढ़ने वाले हैं और आपको पता है कि मुख से हमारा भोजन जो होता है ग्रास नली में जाता है और ग्रास नली के बाद पुनः जाता है अमाशय में और अमाशय से छोटी आंत में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ग्रास नली में पाचन और उसके साथ ही साथ अमाशय में पाचन, इन दोनों पार्टों को देखने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने एक चित्र बना रखा है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि एक कोई व्यक्ति है, उसका मुख है और यहाँ पे ग्रास नली को बना रखा हूँ और इसके ठीक सीधे आपको दिख रहा होगा अमाशय, और इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं चित्र को। ये भोजन है, भोजन को इंटरसेक अंतर्ग्रहण मुख के द्वारा किया जाता है और ज्यों ही भोजन का इंटरसेक अंतर्ग्रहण होता है और उस भोजन को ही बोलस के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो भोजन होगा इसको यहाँ पे क्या कहेंगे, बोलस। यह बोलस आपकी ग्रास नली इसोफेगस के माध्यम से आपके पहुंचता है अमाशय में। ज्यों ही यह भोजन अमाशय में पहुंचता है, अर्थात यह बोलस, यहाँ पे था भोजन, भोजन जो है मुख के अंदर गया, हो गया बोलस। बोलस यानी बोलने वाला, जहाँ से हम बोलते हैं उसके अंदर जब भोजन है तो बोलस। बोलस जब ग्रास नली से होते हुए आपके अमाशय में जाता है तो इसका नाम चेंज होता है, इसको यहाँ पे कहते हैं काइम। इसको यहाँ पे काइम के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे जान लेते हैं, यहाँ पे आपको एक वाल्व दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं, भूल गया मैं लिखना, पाइलोरिक वाल्व। पाइलोरिक वाल्व के नाम से जानते हैं। और पुनः इसी पाइलोरिक वाल्व के माध्यम से भोजन हमारी छोटी आंत में प्रवेश करता है और ज्यों ही यह आपका काइम छोटी आंत में प्रवेश करता है, इसका नाम हो जाता है काइल। इन तीनों टर्म को आपको याद रखना होगा, बोलस, काइम और काइल। बोलस, काइम, काइल, इतनी बात हो गई। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इसोफेगस यानी कि ग्रास नली। और अगर हम ग्रास नली की पाचन की बात करते हैं तो हमें पता है जो हमारी ग्रास नली होती है, इसोफेगस हुआ करता है, इसकी जो लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और इस इसोफेगस में, ग्रास नली में आपके भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ इसका जो काम होता है, यहाँ से भोजन जब हम निगलते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं मुख के द्वारा, तो इसमें एक क्रिया होती है क्रमानुकुचन। क्रमानुकुचन यानी कि उसको धीरे धीरे, क्रमानुकुचन यानी कि फैलेगा, बटुरेगा, वहाँ से जो है संकुचन प्रकुचन की क्रिया होगी, जिससे भोजन हमारा सरकता हुआ जो है कहाँ पे चला जाएगा, अमाशय में। जो यही क्रमानुकुचन की क्रिया है, इसी को इंग्लिश में पेरिस्टेलिसिस के नाम से जाना जाता है, पेरिस्टेलिसिस के नाम से जाना जाता है। और जो क्रमानुकुचन क्रिया होती है यह आपके ग्रास नली में होती है। जब ग्रास नली के पाचन की बात आती है तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ये बात हो गई। ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर हुआ करती है। ग्रास नली में सिर्फ क्रमानुकुचन की क्रिया होती है, जिससे भोजन जो है आगे सरकता हुआ अमाशय तक पहुँचता है। तो ग्रास नली से कुछ बताने का था नहीं, सिर्फ आपका इतना ही था जिसको हमने यहाँ पे आपसे चर्चा किया। इसकी आपकी लंबाई पूछ सकता है और इसकी जो है पाचन होता है कि नहीं होता है, तो आपके ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। अब इसके बाद बात आती है आपके अमाशय, अमाशय में पाचन। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है, ग्रास नली और अमाशय में पाचन। जब हम अमाशय में पाचन की बात करते हैं तो इसमें अमाशय की बात आती है तो आपका जो पाचन होता है वो आपके प्रोटीन का पाचन होता है। जबकि यहीं पे आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, प्रोटीन के पाचन की तो बात होती है, लेकिन इसमें प्रोटीन का पूर्ण पाचन नहीं होता है, बल्कि अमाशय से प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। अमाशय से प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। यहीं से हमें क्वेश्चन याद आ रहा है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, आपके मुख में किसका पाचन होता है, तो आपने स्टार्च देखा, कार्बोहाइड्रेट देखा, कार्बोहाइड्रेट पाचन आपके मुख में होता है और जो पाचन की क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पे आपके प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। जब हम अमाशय की बात करते हैं तो आपको पता है कि आप लोग देख रहे हैं कि ग्रास नली से ही जुड़ा हुआ एक संरचना है और देखने में यह आपके जे आकार की है। देखिए, जे आकार की संरचना है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमाशय का आकार कैसा है। अमाशय का आकार अंग्रेजी के जे अक्षर जैसा है, इस तरह देख लीजिए, अंग्रेजी के जे के जैसा है। तो लाइक अगर स्ट्रक्चर की बात करें
तो जे के आकार का होता है। और वहीं पर जब इसकी लंबाई की बात करता है, आमाशय के लंबाई की बात करता है, तो इसकी लंबाई जो हुआ करती है वह आपकी 30 सेंटीमीटर होती है। आमाशय की लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। और आपको पता होना चाहिए, जब भोजन हमारा मुख से अंतर्ग्रहण और आपके ग्रास नली से होते हुए आमाशय में आता है तो भोजन यहाँ ठहरता है, रुक जाता है, रुकता है, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद अवशोषण की क्रिया होती है आपकी छोटी आंत के द्वारा, पूर्ण पाचन की क्रिया होती है छोटी आंत के द्वारा। पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो छोटी आंत में होता है। यहाँ से हमें भोजन धीरे धीरे सरकाना है। और उसके पहले भोजन में मुख में लार था, उसमें भी लाइसोजाइम था। लाइसोजाइम ने, अगर कोई भी सूक्ष्म जीव है, कोई भी सूक्ष्म कीटाणु है, बैक्टीरिया है, उसको मारने का काम लाइसोजाइम ने किया। लेकिन अगर गलती से लाइसोजाइम से बच जाए और आ जाए अंदर आ गया और आमाशय में पहुंच गया, तो आपको पता है कि आमाशय में ही HCl पाया जाता है, जिसका pH मान 0.5 से 1.9 के बीच होता है, यानी कि तीव्र अम्लीय होता है। आप लोग जान रहे होंगे अम्लता के बारे में, pH मान के बारे में। तो जिसका pH मान 7 से जितने कम होगा वो उतना प्रबल अम्लीय होता है। तो प्रबल अम्लीय होता है। अगर कोई सूक्ष्म बैक्टीरिया, जीवाणु कुछ भी है, अगर वहाँ उसके माध्यम से यानी कि लाइसोजाइम से, लार से बचकर अगर वह आपके आमाशय में आ जाता है, तो वहाँ पे जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, उसे मार देने का काम करता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है मारने के लिए, इतनी इसकी तीव्रता होती है, इतना इसका pH मान कम होता है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हम लोग बाथरूम को साफ़ करने के लिए एसिड लाते हैं, वो आपका कुछ नहीं बल्कि आपका HCl ही है। आप देखिएगा उसको त्वचा पे पड़ जाए तो त्वचा को काट देता है। ठीक है, वही आपका HCl यहाँ पे होता है। तो यहाँ से उसका pH मान आपसे पूछता है, तो pH मान कितना होता है 0.5 से 1.9। इसका इतना pH मान हुआ करता है और यहीं पे उसको मारने का काम करता है, सूक्ष्म जीवों को मारता है। और यहाँ से पुनः धीरे धीरे, अब हमारी जो बात हो रही थी आमाशय की, तो आमाशय का हमने आकार को देखा, आमाशय की लंबाई को देखा। अब इसी आमाशय को 3 भागों में बांटा जाता है और इसके अलग अलग नाम है। आमाशय का पहला भाग यहाँ पे हो गया, जिसको कार्डियक के नाम से जाना जाता है। और पुनः उसके बाद आता है मध्य का भाग, जिसको फार्डिक के नाम से जाना जाता है। और इसी में एक आपको उभरी हुई संरचना दिखाई देती है, जैसे कि यहाँ पे मैं बना रखा हूँ। इसी को रज्जु के नाम से जाना जाता है। रज्जु कहीं मिल जाएगा, कहीं पे आपको रज्जु मिलेगा, कहीं पे आपको मिलेगा रुजि। और जो उसके नीचे का भाग होता है, लास्ट का भाग होता है, यहाँ पे उसको बोलते हैं पाइलोरिक बोलते हैं। और उसके नीचे जो वाल्व है तो पाइलोरिक वाल्व के नाम जानते हैं। जब हमारे पेट में, जब हमारे आमाशय में भोजन की अनुपस्थिति हुआ करती है, तो यह भोजन आने पे जाहिर सी बात है कि आपकी मांसपेशी का बना है, थैली है। तो थैली है तो यह आपका फैला रहता है। लेकिन जब ये खाली हो जाता है तो यह चिपकने लगता है। जब चिपकेगा तो यहाँ पे जो रज्जु है, जो रज्जु है, तो यह धंसने लगता है। तो इसी को हम कहते हैं पेट में चूहा कूद रहा है, हमको भूख लगी है, यही आपका धंसने लगता है, यही आपका रजी है। और उसके साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए, जो हमारा HCl हुआ करता है, HCl और आपके जो जठर ग्रंथि हैं, जठर रस है यानी कि गैस्ट्रिक जूस है, इसका जो स्राव होता है आपकी जठर ग्रंथियों के द्वारा इसका स्राव किया जाता है। किसके द्वारा होता है? जठर ग्रंथियों के द्वारा होता है। और ये जठर ग्रंथियाँ आपकी 2 प्रकार के सेल से बनी होती हैं। कुछ आपकी ग्रंथियाँ होती हैं और 2 भाग में, कुछ जठर ग्रंथियाँ आपके पेप्टिक सेल से बनी होती हैं। जठर ग्रंथि, कुछ ग्रंथियाँ आपके पेप्टिक सेल, और आपकी कुछ जठर ग्रंथियाँ जो है पेरिटल सेल की बनी होती हैं। अब इसी पेरिटल सेल को ही कॉग्निटिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसी को कॉग्निटिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पे जो हमारा पेप्टिक सेल हुआ करती है, यह आपके अक्री एंजाइम का स्राव करती है। जो आपकी पेप्टिक सेल हुआ करती है, यह आपके अक्री एंजाइम का स्राव। और वहीं पे जो पेरिटल सेल हुआ करती है, यह आपके HCl का स्राव करती है। किसका स्राव करेगी? HCl का स्राव। अब देखिए प्रकृति की इतनी अच्छी संरचना है। जो आपका अक्री एंजाइम है, गैस्ट्रिक जूस है, अगर हम गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो यह आपका लगभग एक दिन में 1.5 से 2 लीटर का स्राव होता है।
गैस्ट्रिक जूस की बात करें, यहाँ पे अक्री में 2 चीज़ आता है, आपका एंजाइम है। अगर हम एक सीधा जानिए जो है, अगर हम गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो गैस्ट्रिक जूस का जो स्राव हुआ करता है वह 1.5 से 2 लीटर होता है प्रतिदिन। गैस्ट्रिक जूस का स्राव 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन होता है। और पूछा हुआ क्वेश्चन है गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है, तो उसका पीएच मान कितना होता है 1 से 3। पीएच मान 1 से 3 के बीच होता है, यानी कि यह भी आपका अम्लीय होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपकी जठर ग्रंथियाँ हैं, जो कि कुछ जठर ग्रंथियाँ आपके पेप्टिक सेल की बनी होती हैं और कुछ जठर ग्रंथियाँ जो आपके पेरिटल सेल की बनी होती हैं। जो पेप्टिक सेल की बनी हुई ग्रंथियाँ होती हैं वे अक्री एंजाइम का स्राव करती हैं और इसमें आपका नाम आता है, जब हम अक्री एंजाइम की बात करते हैं इसमें आपका नाम क्या आता है, प्रोपेप्सिन। और आपका एक और स्राव होता है प्रोरेनिन। ये आपके 2 स्राव करती हैं जो कि अक्रिय होती हैं। लेकिन ये अक्रिय तो होते हैं, लेकिन ज्यों ही इसमें जब HCl आके मिलता है, ज्यों ही इसमें HCl आके मिल जाता है त्यों ही यह सक्रिय हो जाती हैं। यानी कि अगर हम एक स्ट्रक्चर में देखना चाहें, अगर एक फार्मूले में देखना चाहें तो इस तरह देखिए, आपका था प्रोपेप्सिन, HCl आया, HCl इनसे मिला और ये बना दिया पेप्सिन। अब यह इसका सक्रिय अवस्था हो गई, यह हो गया आपका सक्रिय। और आपका प्रोरेनिन, HCl मिला, ये आपका हो गया रेनिन। यही आपका प्रोरेनिन जो कि प्रोपेप्सिन आपका पेप्सिन बन जा रहा है, प्रोरेनिन आपका रेनिन बन जा रहा है। यही जो आपका पेप्सिन है यही प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। हमने क्यों कहा आंशिक पाचन, क्योंकि यहाँ पे जो आपके आमाशय में उपस्थित आपका प्रोरेनिन था जो कि HCl के मिलने से सक्रिय रूप में आ गया और उसका सक्रिय रूप ही पेप्सिन है। यह पेप्सिन आपके प्रोटीन को, जो भोजन का प्रोटीन है उसको पेप्टोन में चेंज कर देता है। देखिए यहाँ पे इसको, यानी कि पेप्सिन और आपका था प्लस भोजन का प्रोटीन, यह किसमें बदल दिया, पेप्टोन में। किसमें चेंज कर दिया, पेप्टोन में चेंज कर दिया। अब जब ये इसको पेप्टोन में चेंज कर दिया तो हमने पहले ही बताया कि इसका जो है पूर्ण पाचन नहीं होता है बल्कि इसका आंशिक पाचन होता है। यहाँ पे यह तो पेप्टोन में आपका चेंज हो गया, लेकिन पेप्टोन में चेंज होने के साथ साथ जो है पेप्टोन में जब चेंज हो जाता है पुनः हम जब इसकी आगे की प्रोसेस होता है, आपके जो अग्नाशय है, आपका जो अग्नाशय है, अग्नाशय से निकलने वाला जो आपका एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है, ट्रिप्सिन। पुनः जो है अग्नाशय से जो कि ट्रिप्सिन नामक आपका एंजाइम निकलेगा और यही ट्रिप्सिन नामक एंजाइम आपके पेप्टोन को चेंज कर देगा पॉलीपेप्टाइड में। पेप्टोन को किसमें चेंज कर देगा, पॉलीपेप्टाइड में। तो यहाँ से इसका पाचन तब जा करके पूर्ण होता है। इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आमाशय में प्रोटीन का अर्धपाचन होता है, यानी कि यहाँ पे पाचन प्रारंभ होता है लेकिन प्रोटीन का पाचन समाप्त कहाँ पे होता है, आपके अग्नाशय में। अग्नाशय का वहाँ पे कौन सा एंजाइम है, तो अग्नाशय के एंजाइम द्वारा इसका पाचन समाप्त होता है और जो अग्नाशय का एंजाइम है वह इसके पाचन को समाप्त करता है और वह एंजाइम और कोई नहीं बल्कि आपका ट्रिप्सिन है। तो इतनी बात हो गई, यहाँ पे हमने लंबाई को जाना और इसके पाचन को जाना। वहीं पर जब रेनिन की बात करते हैं, जो प्रोरेनिन था जो कि HCl के मिलने से रेनिन में कन्वर्ट हो गया। जब रेनिन जो है यही जो है आपके दूध का जो प्रोटीन है, मुख्य प्रोटीन है, मुख्य प्रोटीन कौन सा है, केसिन है। इसी केसिन को किसमें चेंज करता है, दही में चेंज कर देता है। किसमें चेंज करता है, आपके दही में। कौन चेंज करता है, आपका प्रोरेनिन था, जबकि HCl उससे मिला तो वह सक्रिय हो गया और उसका सक्रिय फार्म ही रेनिन के नाम से जाना जाता है। और यही प्रोटीन के दूध के मुख्य प्रोटीन केसिन प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, आपके दही में कन्वर्ट कर देता है। अब बात आती है, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारी मुख्य भूमिका थी वो आपकी किसकी थी, HCl की थी। HCl की मुख्य भूमिका थी। तो हम लोग यहीं पे जान लेते हैं HCl का कार्य, HCl के मुख्य कार्य। जब हम HCl की बात करते हैं तो आपको पता है कि यह तीव्र अम्लीय है, अर्थात हमने आपको वहीं पे बताया कि जब तीव्र अम्लीय है तो सूक्ष्म जीवों को मारता है। HCl के कार्य, जब हम HCl के कार्य की बात करते हैं तो आप में आता है सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, यानी कि सूक्ष्म जीवों को मारना, अम्लीयता का निर्माण करना, क्योंकि भोजन जो हमने अंतर्ग्रहण किया है तो अम्लीय था नहीं,
वो भोजन को अम्लीय बना देता है। और आपको पता है कि जो अम्ल होता है वह सड़ने से बचाता है। जैसे कि आप लोग अचार को देखते हैं, उसमें लोग सिरका मिला देते हैं, जिससे वह सड़ता नहीं, बल्कि उसकी जो है आपकी दीर्घायु, उसकी जो है उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ लाइफ जो है बढ़ जाती है। तो वही काम भोजन को अम्लीय करने के साथ साथ जो है सूक्ष्म जीवों को मारता है, अम्लीय बनाता है और भोजन को सड़ने से बचाता है, और जो कि पाचन में सहायक होता है। लेकिन हाँ, ज्यों ही भोजन हमारे आमाशय से छोटी आंत में जाता है तो पुनः हमारा जो भोजन यहाँ पे अम्लीय हुआ करता है वहाँ पे जाकर के क्षारी हो जाता है। जहाँ पे आपका पित्तरस मिलता है वहाँ पे उसको क्षारी कर देता है। तो आप जो जानिएगा इसको कि जिस प्रकार से हम लोगों ने जाना बोलस, काइम और जो है काइल को जाना, ठीक उसी प्रकार से जानिए कि हम लोग नॉर्मल भोजन करते हैं, लेकिन वह आमाशय में आपका अम्लीय हो जाता है, जो कि किसके कारण होता है, आपके एचसीएल के कारण होता है। लेकिन ज्यों ही वह आमाशय से निकलता है और छोटी आंत में जाता है तो वहाँ पर उसको काइल के नाम से जानते हैं। और काइल में वहाँ पे छोटी आंत में आपको मिल जाता है आपका बाइल जूस मिल जाता है, और यही बाइल जूस उसको क्या करता है, क्षारी कर देता है। तो इतनी बात हो गई, क्षारी कर देता है। और इसके पाचन की हमने बात कर लिया, जो है आपके जो है जो इसमें था प्रोरेनिन और प्रोपेप्सिन, उसकी बात हो गई किसका पाचन करता है। तो इतना जो है पाचन की बात आती है तो आमाशय के पाचन में, तो इतना ही इसमें आता है। पुनः हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे छोटी आंत में पाचन, और उसके साथ जो है बड़ी आंत में देख लेंगे और आपका पाचन हो जाएगा समाप्त। तो चलिए, ये वीडियो आई हो पसंद तो कर दीजिए लाइक, और पहली बार चैनल विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और एक छोटे प्यारा सा कमेंट, जिससे हम आपके लिए कार्य करते रहें। धन्यवाद।